डिप्रेशन एक ऐसा मानसिक रोग है जिसके कई पहलू होते हैं। ये कई चीजों से प्रभावित होता है, जैसे कि शरीर की बनावट, मन की स्थिति और सामाजिक कारण। आइए इसके मुख्य कारणों को समझते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जेनेटिक्स। अगर आपके परिवार में किसी को डिप्रेशन रहा है तो आपके भी होने का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि ये अनुवांशिक भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ जीन्स से ही सब तय नहीं होता। कई बार हमारे आसपास का माहौल भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। न्यूरोट्रांसमीटर इंबैलेंस, सेरोटोनिन, डोपामाइन और नॉरेपिनेफ्रिन के असंतुलन से आपके मूड पर असर पड़ सकता है। हालांकि आजकल की रिसर्च ज्यादा केमिकल इंबैलेंस की बजाय न्यूरल सर्किट इंटरैक्शंस पर जोर देती है। ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन। हिप्पोकैम्पस जो मेमोरी से जुड़ा है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग से जुड़ा है, इनमें कुछ अंतर देखे जाते हैं। हालांकि इनके कारणों पर अभी भी बहस चल रही है। हार्मोनल चेंजेस, थायराइड की समस्या, मेनोपॉज, पोस्टपार्टम बदलाव और लगातार स्ट्रेस जिससे कोर्टिसोल बढ़ता है, ये सब डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं। मेडिकल कंडीशंस, डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी पुरानी बीमारियां, लगातार दर्द और स्टेरॉइड्स और बीटा ब्लॉकर्स जैसी दवाइयां डिप्रेशन को शुरू कर सकती हैं या बढ़ा सकती हैं। मानसिक कारण। व्यक्तित्व के गुण। अगर आप हमेशा परफेक्ट रहना चाहते हैं, खुद को कम आंकते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, तो आपको डिप्रेशन होने की चांसेस ज्यादा होती है। सोचने के तरीके। अगर आप हमेशा बुरा सोचते रहते हैं, बार बार एक ही बात सोचते रहते हैं या छोटी बात को बड़ा बना देते हैं, तो वो भी डिप्रेशन हो सकता है। बचपन का कोई सदमा, जैसे कि बचपन में हुई गलत हरकत, परवरिश की कमी या बुरे अनुभव, अक्सर आगे चलकर डिप्रेशन से जुड़े होते हैं। जिंदगी के तनावपूर्ण घटनाएं, जैसे कि किसी अपने का खोना, नौकरी की अस्थिरता, पैसों की तंगी या रिश्तों में अनबन भी काफी अहम भूमिका निभाते हैं। सामाजिक अलगाव, चाहे वो अकेलेपन की वजह से हो, सहायता करने वालों की कमी से हो या समाज से दूरी की वजह से हो, जैसे कि बहुत से लोगों ने महामारी के दौरान अनुभव किया, वो भी डिप्रेशन का कारण बन सकता है। शराब और ड्रग्स जैसी चीजों का गलत इस्तेमाल डिप्रेशन को और भी बदतर बना सकता है या शुरू भी कर सकता है, जिससे एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, जैसे कि भेदभाव, गरीबी या मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना होना, डिप्रेशन कितना फैला है और कितना गंभीर है, इसमें भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। जिंदगी जीने का तरीका, जैसे कि नींद ना आना या नींद खराब होना, खराब खाना और देर तक बैठे रहना आपके मूड को और खराब कर सकते हैं। मौसम में बदलाव, खासकर सर्दियों में कम धूप, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन लेवल्स को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है। बचपन के हालात, जैसे कि बदमाशी, पढ़ाई का दबाव, परिवार में अनबन या बच्चे के जन्म के बाद हार्मोन्स और मानसिक तनाव डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं। डिप्रेशन आमतौर पे बायोसाइकोसोशल मॉडल से उत्पन्न होता है। जैविक प्रवृत्ति, मनोवैज्ञानिक कमजोरियों और सामाजिक तनावों के बीच की बातचीत। उदाहरण के लिए, आनुवंशिक जोखिम, ट्रॉमा या पुराने तनाव के साथ मिलकर डिप्रेशन के एपिसोड को सक्रिय कर सकता है। डिप्रेशन का इलाज थेरेपी से हो सकता है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, दवाइयां जैसे SSRIs, लाइफस्टाइल में बदलाव जैसे एक्सरसाइज और अच्छी नींद लेना, और सामाजिक मदद। जल्दी इलाज शुरू करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं, इसलिए मदद मांगना जरूरी है। ध्यान दीजिए, डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल कंडीशन है, जिसके लिए प्यार और सही देखभाल की जरूरत होती है। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, इसीलिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट जरूरी है। डिप्रेशन के शारीरिक पहलुओं को समझने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत होती है, क्योंकि डिप्रेशन में जैविक प्रणालियों के बीच जटिल बातचीत शामिल होती है। नीचे कुछ जरूरी शारीरिक कारणों और उनसे निपटने के तरीकों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। पहला, न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन। समस्या में सेरोटोनिन, नोरेपाइनेफ्राइन
और डोपामाइन का असंतुलन शामिल है। समाधान में SSRIs, SNRIs या एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट्स जैसी दवाएं शामिल हैं, लेकिन हमेशा डॉक्टर की देखरेख में। एक्सरसाइज, मनपसंद काम करना और माइंडफुलनेस जैसी चीजें आपके न्यूरोट्रांसमीटर लेवल को नेचुरली बढ़ा सकती हैं। HPA एक्सेस डिसरेगुलेशन और स्ट्रेस। यहां प्रॉब्लम है क्रॉनिक स्ट्रेस, जिससे कॉर्टिसोल लेवल्स BH जाते हैं। अब सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, जैसे माइंडफुलनेस, योगा, मेडिटेशन और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे अक्सर CBT कहते हैं। कुछ केसेस में दवाइयां जरूरी हो सकती हैं, खासकर कॉर्टिसोल मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स, लेकिन ये हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए। सूजन। मसला यह है कि हमारे शरीर में सूजन वाले मार्कर्स जैसे साइटोकाइन्स BRH जाते हैं। इसका उपाय है ऐसा खाना खाइए जिसमें सूजन कम करने वाले तत्व हों, जैसे ओमेगा-3 फैटी एसिड्स, हल्दी और हरी पत्तेदार सब्जियां। ओमेगा-3 फैटी एसिड्स और कर्क्यूमिन जैसे सप्लीमेंट्स भी मदद कर सकते हैं, लेकिन हमेशा पहले डॉक्टर से सलाह लें। इसके अलावा जीवन शैली में बदलाव जैसे नियमित व्यायाम और धूम्रपान छोड़ना बहुत जरूरी है। नींद में खलल। इसमें नींद ना आना, बहुत ज्यादा नींद आना या फिर बस नींद अच्छी ना होना शामिल है। इसका हल है अच्छी नींद की आदतें डालना, यानी हर रोज एक ही समय पर सोना और उठना, सोने की जगह अंधेरा और ठंडा रखना और सोने से पहले फोन कम इस्तेमाल करना। इलाज में नींद से जुड़ी बीमारियों का इलाज भी शामिल हो सकता है, जैसे स्लीप एपनिया, और अगर डॉक्टर सलाह दें तो थोड़े समय के लिए मेलाटोनिन लेना। पेट और दिमाग का कनेक्शन, ये बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च एरिया है। इसमें एक प्रॉब्लम है डिस्बियोसिस, यानी पेट की सूजन। इसका सोल्यूशन है फाइबर वाला खाना और फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही और किमची। प्रोबायोटिक्स जैसे लैक्टोबैसिलस और बिफाइडोबैक्टीरियम भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रूफ अभी थोड़ा कम है। एक्सरसाइज और न्यूरोजेनेसिस का गहरा नाता है। अक्सर दिक्कत होती है हिप्पोकैम्पस के छोटे आकार और BDNF के कम स्तर की। इसका अच्छा उपाय है नियमित शारीरिक गतिविधि। ज्यादातर दिनों में 30 मिनट या उससे ज्यादा एरोबिक एक्सरसाइज करने से BDNF काफी बढ़ सकता है और न्यूरोजेनेसिस को बढ़ावा मिलता है। खाने पीने की कमी मानसिक स्वास्थ्य में बड़ा रोल निभाती है। आम समस्याओं में विटामिन D की कमी, B विटामिन्स, जिंक या मैग्नीशियम की कमी शामिल है। समाधान में टेस्टिंग और सप्लीमेंट्स लेना शामिल है। शुरुआत ब्लड टेस्ट से करेंगे ताकि कमियों का पता चल सके और जरूरत के हिसाब से सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें। साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट्स वाला संतुलित आहार भी बहुत जरूरी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, यहां प्रॉब्लम है दिमाग के ढलने की क्षमता में कमी। इसका हल है थेरेपी जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, माइंडफुलनेस और नए हुनर सीखना, ताकि दिमाग के रास्ते खुले। हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक बड़ा कारण हो सकता है। थायराइड की गड़बड़ी या सेक्स हार्मोन्स में उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं। इसका उपाय है टेस्टिंग जैसे थायराइड पैनल और एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन लेवल की जांच और जरूरत पड़ने पर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। कुछ एडवांस्ड और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स भी ही हैं। लाइट थेरेपी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के लिए काफी इफेक्टिव है। अगर ट्रीटमेंट से कोई फायदा नहीं हो रहा है तो केटामिने या एस्केटामिने किसी क्लिनिशियन द्वारा दी जा सकती है। और अगर डिप्रेशन बहुत ज्यादा सिवियर है और किसी भी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा तो ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिम्युलेशन या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बारे में सोचा जा सकता है। जिन चीजों से परेशानी बढ़ती है उनसे बचना बहुत जरूरी है। शराब और ऐसी दवाइयों का कम से कम इस्तेमाल करें जो दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर को बिगाड़ते हैं। साथ ही अगर आपको कोई पुराना दर्द है तो फिजियोथेरेपी या दवाइयों से उसे कम करने से बहुत फर्क पड़ सकता है। डिप्रेशन बायोसाइकोसोशल होता है।
जरूरी है कि फिजियोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज को साइकोथेरेपी जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या इंटरपर्सनल थेरेपी और सोशल सपोर्ट के साथ मिलाया जाए। ट्रीटमेंट को सही तरीके से प्लान करने, इंटरेक्शन पर नजर रखने और सेफ्टी निश्चित करने के लिए हमेशा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से सलाह लें। अगर आप अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स, इन्फ्लेमेशन, नींद, पेट के हेल्थ, एक्सरसाइज और खाने पीने का ध्यान रखते हैं, साथ ही डॉक्टर और थेरेपी की मदद लेते हैं, तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखभाल लंबे समय तक चले, इसके लिए रेगुलर फॉलोअप्स और एडजस्टमेंट्स बहुत जरूरी हैं।